नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर जिले में तेजी से बढ़ रहे महिलाओं के साथ अपराध में कमी लाने व स्कूली बच्चियों को साहसी बनाने के लिए अलवर शहर के एसएमडी स्कूल में छात्राओं को हर शनिवार को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल सीमा शर्मा ने बताया, इस प्रशिक्षण में स्कूल की करीब 350 लड़कियां सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीख रही हैं। यह प्रशिक्षण स्कूल से जुड़े भामाशाह अमित छाबड़ा के सहयोग से करवाया जा रहा है, जो करीब साल भर जारी रहेगा। डिफेंस टीचर पायल सैनी ने कहा कि शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे मनाया जाता है। इसी क्रम में सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो पिछले 5 साल से अधिक समय से निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं। 350 बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जा रही है। ये हर शनिवार को, क्योंकि नो बैग डे मनाया जा रहा है, तो हर शनिवार को ये क्लास लगाई जा रही है। जुलाई से जो नया सेशन हुआ है, इसमें फर्स्ट सैटरडे लास्ट सैटरडे गया है, उसको हमारी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई गई थी। और आज भी शनिवार है और नो बैग डे है, तो गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस क्योंकि जरूरी हो गया है, तो गवर्नमेंट स्कूल में सेल्फ डिफेंस की टेक्निक 2 घंटे की क्लासेस रखी गई है। बच्चियां जब अपने रोड पे सड़क पे अकेली निकल रही है और उनके साथ कोई भी गलत व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो अपनी रक्षा कैसे कर सकती है। रोना नहीं है, रो के अपने रास्ता चेंज नहीं करना है, बल्कि उसी रास्ते से अपने सर ऊपर करके निकल सके, इतना विश्वास बच्चियों के अंदर आ सके, इसलिए हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई हो गए हैं। और मैं निःशुल्क बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सभी स्कूल और कॉलेज में सिखा देती हूँ, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। स्कूल से जुड़े हुए भामाशाह हैं अमित छाबड़ा जी, तो उन्होंने ही हमारे स्कूल के लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था की है, जो बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे। और ये हर शनिवार होगा, हर शनिवार 8 से 10 बजे तक, यानी 2 घंटे, तो करीब 40 के लगभग क्लासेस होंगी। तो बच्चों को सेल्फ डिफेंस का सिखाया जाएगा, ताकि बच्चे क्या है, कई बार बच्चियां जाती हैं लेकिन वो डर के मारे रिएक्ट नहीं कर पाती, बिल्कुल भी वो चुप रहती हैं हमेशा, और अपने गार्जियन को भी नहीं बता पाती हैं। तो इससे कम से कम बच्चों में इतना आत्मविश्वास जागृत होगा, बच्चे आत्म कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी हमको ऐसा गलत करता है तो हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। तो बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए ही ये है, और बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए है ये सब प्रोग्राम। तो बच्चियों को ये हमारी पायल सैनी हैं, ये लक्ष्मीबाई ग्रुप से हैं, तो वो वैसे ट्यूटर अलग से भी सिखाती हैं, लेकिन वो हमारे विद्यालय में हर शनिवार को आकर के 2 घंटे सिखाएंगी। और इसका जो पेमेंट करेंगे वो हमारे भामाशाह हैं जो अमित छाबड़ा जी, वो उसका पेमेंट। मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप जलाकर जिला जज हरिंद्र सिंह ने द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की। जिला जज हरिंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, सिविल व वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता, विक्रेता या सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद आदि के साथ साथ समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण रखे गए। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ समस्त राजस्व न्यायालयों में भी लगाई गई। आज इस साल की यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है पूरे भारतवर्ष में। आज के दिन सारे कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक में ये लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जिसका केस चल रहा है, कोई भी पक्षकार आकर के और न्यायालय को कह सकता है कि मेरा मामला जो है लोक अदालत में रेफर कर दिया जाए, इसमें राजीनामा की संभावना है। तो दूसरी पार्टी को नोटिस दे करके हम उसे बुलाते हैं और समझाइश होती है। वैसे तो एक पार्टी भी रेफ़र करने के लिए कह सकती है, और जहां दोनों पार्टी एग्री हो जाती है कि हमारा मामला लोक अदालत में भेज दिया जाए, तो दोनों पार्टी के राजी से उस लोक अदालत में भेज दिया जाता है और वहां समझाइश होती है, और हमेशा के लिए वो केस ख़त्म हो जाता है। अगर उनमें एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ठीक है, हम इन शर्तों पर तैयार हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोनों पक्षों में बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं और केस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसमें अपील का भी कोई प्रावधान नहीं। तो ये और शॉर्टकट मेथड है, और जो रेगुलर
प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट की वो काफ़ी लेंदी होती हैं, उसमें गवाही वगैरह करवानी पड़ती है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर जजमेंट्स होते हैं और फिर आगे अपील के भी प्रावधान हैं। लेकिन लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि अगर आप किन्हीं शर्त पर राज़ी हो कि इस शर्त पर हमारा राजीनामा हो गया है और हम केस ख़त्म करना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट लगते हैं और हमेशा के लिए केस ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई अपील का भी प्रावधान नहीं। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट आज अपने यहाँ पे आए हैं? लोक अदालत में एक तो जुडिशरी तो है ही, हमारे जितने भी पूरे ज़िले में कोर्ट्स हैं और जिनकी बेंच बनी है तो वो उनके पास केसेस रेफर हुए हैं लोक अदालत के। और रेवेन्यू साइड में भी ऑफिसर्स हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, एडीएम हैं, डीएम हैं, ये सभी लगे हुए हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और उनके जो दुख दर्द हैं उनके अगर शॉर्टकट मेथड से निपट सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अलवर में उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। हालांकि अलवर यह रथ यात्रा पुरी के 7 दिन बाद निकालती है। मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि राजशाही समय में अलवर का राज राजगढ़ से चलता था, जिस कारण राजा के सानिध्य में राजगढ़ में पुरी की रथ यात्रा के दिन यात्रा निकालने की परंपरा थी। लेकिन अलवर शहर की स्थापना के बाद यहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालनी शुरू हुई। राज परिवार का मानना था कि एक ही समय 2 जगह पर रथ यात्रा में शामिल होना नामुमकिन है। इसके चलते राज परिवार द्वारा अलवर शहर में 7 दिन बाद रथ यात्रा निकालने की घोषणा की गई। तभी से यह परंपरा निभाई जा रही है। इसके पीछे जो राजवाड़ों का जो समय था, ये मुख्य जगन्नाथ जी का मंदिर राजगढ़ में हुआ करता था। स्टेट भी जो है राजगढ़ ही थी। वहाँ पे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो और प्राचीन है। वहाँ पर पूरे देश भर में जो रथ यात्राएं होती थी वो जोज के दिन, जोज जो है शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जोज को जो है मेला पूरे भारतवर्ष में होता है। वहाँ के जो तत्कालीन राजा हुआ करते थे, अलवर की स्थापना के साथ यहाँ पर जो श्री जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर बनाया, तो यह उनकी व्यवस्था थी कि पूरा जिला जो है इन मेलों में शरीक हो सके, राजगढ़ में भी शरीक हो। इसके अलावा फिर वो स्वयं भी उपस्थित होते थे और स्वयं के खर्चे से उन्होंने ये व्यवस्था की कि भाई ये मेला अलवर में भी उसी तरह स्टेट मेले के रूप में मनाया जाए। तो ये परंपरा हो गई। 7 दिवस बाद भडलिया नवमी, शुक्ल पक्ष नवमी भडलिया, तो यह इस तिथि में भगवान की रथ यात्रा होती है। और देवशयनी एकादशी को भगवान का लक्ष्मी रूपा जानकी मैया के साथ विवाह एक अलवर की परंपरा है। भगवान जो है उनके पट बंद किए जाते हैं। 3 दिवस भगवान की अंग सेवा होती है, उनके अभिषेक होते हैं, विवाह से पूर्व की तैयारियां होती हैं, लोग प्रार्थना करते हैं। रामधुनी मंदिर में जो है 3 दिवस की चलती है। इसके बाद अष्टमी के दिन 14 जुलाई को श्री जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन दोपहर में होते हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। और उसके बाद सीताराम जी महाराज की सवारी 14 को रूपबास मंदिर पहुंचती है। यह माना जाता है कि शालिग्राम जी वहां जाकर रथ यात्रा की अगवानी करेंगे और फिर नवमी को मुख्य रथ यात्रा 15 जुलाई को इस बार जो है बहुत धूमधाम से जनता के काफ़ी जन जन में आस्था है। अलवर के आराध्य देव हैं, पूरी श्रद्धा के साथ लोग जो हैं यहाँ मन्नत मनोतियाँ मांगने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण भी करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है क्योंकि स्टेट मेला है तो पूरे प्रोटोकॉल एक तरह से कहिए कि गार्ड ऑफ ऑनर राजस्थान पुलिस द्वारा रथ यात्राओं में मंदिर पर आने के कैंप करने के बाद से ये पुलिस बैंड के साथ और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पूरी भव्यता के साथ ये अपने अलवर के इष्ट देव जो हैं उनको सलामी भी दी जाती है। पूरे सम्मान के साथ और भव्य रथ यात्रा अलवर में निकलती है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 2 प्रतिमाएं हैं। आगे चल प्रतिमा है जो काष्ठ निर्मित है। जो गर्भगृह में प्रतिमा है जिसके दर्शन भगवान की चल प्रतिमा के रूपवास पधारने के बाद होते हैं,
वो पूरे वर्ष पर्यंत केवल 3-4 दिवस ही होते हैं मेले के दौरान। वह बेशकीमती नीलम की पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है, बहुत भारी है और लगभग 600-700 वर्ष पुरानी है। जो मुख्य प्रतिमा, जो चल प्रतिमा है, ये जगन्नाथपुरी से लाई गई काष्ठ से निर्मित है और लगभग मंदिर की स्थापना के साथ लगभग 350 वर्ष से यह प्रतिमा यहाँ विराजित है। शहर में जेल चौराहे स्थित शिव कॉम्प्लेक्स में दुकान नंबर 27 से देर रात चोर एसी की कॉपर पाइप और वायर चोरी कर ले गए। दुकान मालिक गुलशन शर्मा ने बताया कि देर रात चोर एसी के पाइप ले गए। 8 बजे के बाद यहाँ शराबियों का जमघट लगा रहता है। शराबी दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, वहीं शराबी नशे की पूर्ति के लिए पाइप चोरी कर ले गए। शिव कॉम्प्लेक्स यूआईटी की बेहद कीमती प्रॉपर्टी है। पुलिस की गश्त व सुरक्षा न होने के कारण यहाँ आए दिन चोरी होती है। क्रॉस पॉइंट मॉल के पीछे मेरा ऑफिस है और यहाँ पर आए दिन यहाँ पर शराबी और नशे करने वाले लोग इन गलियों में घूमते रहते हैं। नीचे एसी का कॉपर वायर रात को चोरी हो गया, यहाँ पर से पाइप भी चोरी हो गया और काफ़ी दिनों से यहाँ देखते हैं हम आए दिन। पुलिस को यहाँ गश्त भी लगानी चाहिए और आए दिन यहाँ जो कोचिंग के बच्चे हैं यहाँ आकर के नशा करते हैं पीछे। शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने शराब की बजाय कोई और नशा करते हैं, स्मैक वगैरह का। तो पुलिस को ये गश्त बढ़ानी चाहिए। चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं। चोरों के हौसले तो बुलंद हैं ही। आए दिन साउथ स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, तो पुलिस तो बिल्कुल नाकाम है। कॉम्प्लेक्स है, यूआईटी का अधीन आता है ये कॉम्प्लेक्स। तो यूआईटी को भी ध्यान देना चाहिए, आवश्यकता है क्या है? बिल्कुल यूआईटी को ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद भी यहाँ कोई सफाई नहीं करती, गंदगी कचरा पड़ा रहता है। यहाँ शराब पीने वाले लोग यहाँ बोतलें पटक जाते हैं और यहाँ जो नशा करने वाले लोग हैं, फोरेक्स लेते हैं या चरस लेते हैं, वो यहीं गलियों में बैठ करके ना दिन भर टोली की टोली में बैठ रहते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होती। आए दिन ये कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं ये भी कहते रहते हैं कि भाई हमारे कोई प्रशासन ध्यान नहीं। अलवर के मुंगस्का निवासी व भाजपा नेता यासीन खां के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक दिन पहले भाजपा नेता यासीन को नारायणपुर क्षेत्र के विजयपुरा गांव के समीप 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने हथौड़े, कुल्हाड़ी व रॉड से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। बाद में जयपुर एसएमएस अस्पताल में भाजपा नेता की मौत हो गई। यासीन का शव शुक्रवार को अलवर पहुंचा। अलवर के मुंगस्का स्थित कब्रिस्तान में भाजपा नेता यासीन खां को सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उधर यासीन के परिजनों ने आरोप लगाया कि जयपुर में कार्यरत एक पुलिसकर्मी ने हमलावरों को मोबाइल सर्विलांस से यासीन के मोबाइल की लोकेशन दी, जिस पर हमलावरों ने यासीन पर हमला किया और बाद में यासीन की मौत हो गई। इसमें से 2 मुकदमे इन दोनों परिवारों के बीच में हो चुके हैं और अब कोशिश ये रहेगी कि दोनों ही पक्षों को पाबंद किया जाए और जो है प्रॉपर सिक्योरिटी जो मृतक है उसके परिवार को और प्रोवाइड कराई जाए और जो आरोपी पक्ष है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इस तरह की कोई वारदात की पुनरावृत्ति न हो सके। अलवर के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत मिर्जापुर गांव में रास्ते में लकड़ी पटकने को लेकर परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन मुबीन ने बताया कि भाई की पत्नी चन्नी ने घर का रास्ता रोककर लकड़ी पटक दी। वहां मौजूद हकमुद्दीन ने चन्नी को लकड़ी पटकने से मना किया तो चन्नी ने पथराव कर दिया। विवाद बढ़ता देख चन्नी ने हकमुद्दीन पर धोखे से फावड़े से वार कर दिया, जिसमें हकमुद्दीन के सिर व आंखों में गंभीर चोटें आईं। फिलहाल हकमुद्दीन का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। यह आपस की लड़ाई थी घर पे जगह पे। हम उससे कह रहा था यहाँ लकड़ी को मत पटके, वही जीत करके पटक, मैं यहीं के पटक दूँगी। मैंने कि हमारे को रास्ता चाहिए आगे निकलने को, तो वो बोली थी ना मैं रास्ता वास्ता नहीं देती। ये झगड़ा वो चन्नी सद्दाम का घर से, तो उसने गिड़ पत्थर चलाई थी, छुड़ाई भी, घने ही लोग भेड़ हो गए थे, तो उसको धानी पीछे से आया था, उसने उसके फावड़ी मार दी सर में। किसके मारी? हकमुद्दीन का। पहाड़ी निवासी एक बुजुर्ग सिख मान सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया बल्कि घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जिससे समय रहते उपचार मिलने से व्यक्ति की जान बची। बुजुर्ग मान सिंह ने बताया कि वे बालाजी से अपने घर आ रहे थे कि तभी रास्ते में रामबास मंदिर के पास लहराते हुए एक बाइक सवार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे मान सिंह ने अपनी कार से अस्पताल भर्ती कराया।
घटना देर रात की है। बुजुर्ग मान सिंह मानवता के नाते सुबह फिर एक बार घायल की कुशलक्षेम लेने अस्पताल पहुंचे और मानवता की मिसाल पेश की। ये हुआ कि हम जालूके से आ रहे थे बालाजी से गाड़ी लेके, और इसकी रामबास के पास में मंदिर के पास में गाड़ी लहरें खाती आ रही थी। तो इसने शराब पी रखी थी। भगवान जाने ज्यादा पिए थोड़ी पी, वो ऊपर वाला जानता है, इंसान नहीं जानता। तो इसने आके मतलब मेरी साइड में रोम साइड में आके ठोक दी, और इसको तुरंत हम लोगों ने जैसे गिरा उसको अपनी गाड़ी में उठा के और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करवाया। भर्ती करवाने से बाद में फिर एम्बुलेंस उसने डॉक्टरों ने नहीं उठा, फिर हमने हाथों हाथ उठा के दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस में लगा के और इसको रेफर करवाया। और आज हम इसको इंसानियत के नाते मिलने के लिए आए। भगवान तेरा भला करे, तेरी जिंदगी बची लाखों पाए। हमारा लोया टूट जाता तो कोई परवाह नहीं थी, ये लोया आज नहीं तो कल बन जाता। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले टाइगर रिजर्व सरिस्का से सटे गांव के किसानों की बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों ने प्रशासन से एनजीटी के 55,000 हेक्टेयर भूमि का वन विभाग के नाम नामकरण खोलने के लिए आदेश को निरस्त करने की मांग की। बैठक में किसान जय किशन गुर्जर व ओम प्रकाश गोलिया ने कहा कि पूर्व में भी एनजीटी की ओर से इस प्रकार के आदेश दिए गए थे, जिन्हें बाद में किसानों के आंदोलन के चलते रद्द करना पड़ा। अब पुनः एनजीटी ने 55,000 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम करने के आदेश दिए। उन्होंने प्रशासन से इन आदेशों को निरस्त करने की मांग की। साथ ही सरिस्का का सीमांकन जनप्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल कराने, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डीपीआर ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव आधार पर तैयार करने सहित कई अन्य मांगों पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति तैयार की। अपने आप प्रशासन ये एक चीज मैंने कर लो, मैं तो धारवाद अनपढ़ आदमी हूँ, मैं समझू ज्यादा बोला काम का 10 आदमी तय कर लो, ज्यादा की जरूरत नहीं। अलवर जिले के प्रभारी सचिव व उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा अलवर पहुंचे। मिनी सचिवालय पहुंचने पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रभारी सचिव को रिसीव किया। प्रभारी सचिव ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम व द्वितीय और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर सहित विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में अजिताभ शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट स्पीच थी विधानसभा में, उसके अगले दिन ही एक बड़े स्तर पर बैठक ली थी। उसमें जो सभी विभागों के माननीय मंत्री महोदय और जो विभागों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव वो मौजूद थे। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये निर्देश थे और ये उन्होंने मंशा जाहिर की थी सभी को कि जो राज्य सरकार का ये मॉडिफाइड बजट है, तो इसकी ये कोशिश की जाए कि जितने जल्दी से जल्दी इन घोषणाओं की पालना हो सके वो सुनिश्चित की जाए। तो उसी क्रम में ये निर्देश थे कि हम लोग संबंधित अपने जिलों में जाएं और जिलों में एक एक करके उन सारी बजट घोषणाओं पे चर्चाएं की जाए और उसकी जो एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जिसमें वो सामने आ सके कि जो प्रत्येक बजट घोषणा है उसमें कितना समय लगने की संभावना है, क्या उस समय को कम किया जा सकता है, क्या जिला प्रशासन को, ये जो जिला स्तर पे विभागीय अधिकारी हैं जैसे PHD हो गया, बिजली विभाग हो गया, PWD है, फॉरेस्ट है या ICDS है, उनको यदि उनके राज्य स्तर के अधिकारी जैसे उनके जो सेक्रेटरी हो गए, उनका विभाग हो गया, उससे कोई उनको मदद की आवश्यकता है क्या। तो आज जो हमने बैठक की, उस बैठक में मोटा मोटा हमने प्रत्येक घोषणा पे चर्चा करके यही देखा है कि ऐसे क्या काम है जो जिला स्तर पे हो सकता है, जिला प्रशासन के माध्यम से उनकी एक हमने समय सीमा निर्धारित की है, उसके अलग अलग माइलस्टोन्स बनाए कि जो सपोज एक बड़ा काम है उसमें कोई पहले सर्वे होना है, फिर उसकी DPR बननी है, उसके टेंडर निकलने हैं, फिर उसकी क्रियान्वित होनी है। तो उस हिसाब से एक समय सीमा मोटी मोटी रूप से हमने निर्धारित कर दी है, उस पर और डिटेल काम जिला कलेक्टर करेंगे। और दूसरा, कैसे कैसे बजट की धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार से, तो उसके प्रस्ताव बना करके भेजें। कुछ ऐसे घोषणाएं हैं जो मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जो कई जिलों से संबंधित है, जैसे कुछ यहाँ पे पेयजल की योजना है, कुछ जल संसाधन विभाग के जो बड़े काम है जिसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है, वो ऐसे कार्य हैं जो जिला प्रशासन अकेले के माध्यम से ही नहीं होंगे, उसमें कई जिलों को मिलकर के और
जो राज्य स्तर के उस विभाग के अधिकारी हैं। तो उसमें मंशा यही थी राज्य सरकार की कि उन सबको मैंने जैसे आज रिव्यू किया है, अब मैं वहाँ जो संबंधित विभाग के सचिव हैं उनसे एक बार इसकी विस्तार से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो जितना जल्दी एक्सपेडाइट हो सकते हैं वो हो जाए। कुल मिलाकर के इसमें बात यही है कि जितनी जल्दी क्रियान्वित होगी बजट घोषणाओं की, जनता को उतना ही जल्दी उनका लाभ मिलना प्रारंभ होगा। सर अभी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जमीन के भाव जमीन लेंगे, इसके लिए उस पर हमने स्पेसिफिकली जो मेरे को भी निर्देश थे राज्य सरकार से, वही मैंने निर्देश जिला कलेक्टर को भी दिए हैं। और हमने मोटा मोटा कुछ ऐसी है कि जो जहाँ जमीनें जैसे बिल्कुल ही हो गए, जैसे कुछ कन्या विद्यालय के काम, कुछ ICDS के जैसे काम है, और कुछ दूसरे विभाग के जैसे इसमें कुछ इरिगेशन के जैसे काम है, निकट वगैरह के काम है, कुछ PHD के ट्यूबवेल के काम है, वो कहाँ है। तो स्थानों का चयन, जिसमें भूमि आवंटन एक बहुत बड़ी चीज है, वो मैंने मोटा मोटा तो 3 सप्ताह के हिसाब से बताया कि आपका जो बेसिक फर्स्ट प्रिलिमिनरी ग्राउंड लेवल का काम है वो 3 सप्ताह में आप पूरा करिए, चिन्हीकरण का काम। क्योंकि जमीन की जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ चीजों में, मतलब उसकी सूटेबिलिटी। ऐसा नहीं हो सकता आप कहीं भी उसको जमीन को आप चयन कर लो। वो होने के बाद फिर उसकी एक अलग सूची बनेगी, और वो यदि जैसे हो सकता है कोई LSG की जमीन आ गई तो वो अगर उससे जयपुर से कुछ हस्तक्षेप होना है, कोई UDH की भी जमीन UDH के क्षेत्र में हो सकती है, काफी कुछ तो जिला कलेक्टर अपने स्तर पे ही कर सकते हैं। वो 3 सप्ताह में एक कार्य योजना बनाएंगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई समस्या है तो हम उसको दूर करेंगे। क्योंकि ये पाया गया है कि जमीन का आवंटन में जो विलंब होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है, और उस पर फोकस है इस बार काफी, क्योंकि कई जगह भूमि से संबंधित, तो जैसे मैंने ये PHD की स्कीम है बड़ी, तो मैंने उसमें हमने ये भी रिव्यू किया कि भाई आप उसमें देखो कि कहीं राइट ऑफ वे के तो कोई इश्यूज नहीं है, कहाँ से आपकी पाइपलाइन आएगी, कहाँ पे आपके सर्विस रिजर्वॉयर बनेगा, कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, वो पहले से ही देखना शुरू कर दो। तो उसमें ये प्रयास जिला प्रशासन अपने स्तर से करेगा। तो सिली सेट से अलवर शहर में जो पानी आना है वो लगभग कितने दिनों का प्रोसेस है, कब तक बनता है? अब आप देखिए जो ये कार्य योजना है, इसमें जो बिंदु संख्या 8 है, ये 23.26 करोड़ की राशि का कार्य स्वीकृत है, जो 20 ट्यूबवेल वाला है। तो उसमें अब ये जो 20 ट्यूबवेल है, जैसा मुझे बताया गया कि ये शायद फॉरेस्ट एरिया है, तो जैसे हमने जब चर्चा की तो एक ये चीज निकल के सामने आएगी जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड उसके अंदर जाएगा। तो हमने ये भी कहा कि भाई उसकी पहले से ही तैयारी करके आप भेज दो, जिससे उसकी क्लियरेंस आ जाए। जब तक अपन जगह चिन्हित करके इसका फाइनल एस्टिमेट बना करके भेजेंगे। तो अभी जो मुझे विभाग के अधिकारियों ने बताया वो 1 साल बताया, 3 महीने और 9 महीने में उसको ब्रेक किया है। 9 महीना इम्प्लीमेंटेशन का और 3 महीना ये जो एडवांस प्लानिंग है पूरी। बट अब मैंने तो ये कहा है कि मैं ये चाहूंगा कि जो अगली गर्मी का समय आता है उसके पहले ये सारे 20 ट्यूबवेल अपने बन जाएं, लग खुद जाएं और कनेक्ट हो जाएं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो हम कोशिश यही करेंगे कि 1 साल से कम समय में, जिससे जनता को इसको अगली गर्मी के समय लाभ मिल जाए, ये फोकस है। इसे नपने के बाद ऐसे कैसे के लिए जो पानी है वो जो प्रोजेक्ट है उसका क्या समझ, क्योंकि जैसा पानी हर बार सूख जाता है, बारिश के दौरान थोड़ा सा बढ़ता है, फिर जो चैनल पक्का करने वाली है जो आप बात कर रहे हैं, तो वो उस पर विभागीय अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है। तो मैंने एक बार उनको ये कहा है कि आप एक बार इसको ये देख लें कि इस कार्य को किस तरीके से किया जाना चाहिए कि इसका लाभ अपने को मिले। तो वो एक बार मैंने इनको कहा है कि जो जयपुर में इनके ऐसे कुछ इंजीनियर्स हैं जो इन चीज़ों को और इस तरीके के काम को समझते हैं, तो मेरे को जिला कलेक्टर ने अभी बताया भी था कि उसमें उन्होंने कई अतिक्रमण वगैरह हटाए हैं। तो इस बार शायद 4 फीट पानी उसमें एक्स्ट्रा आ भी गया है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ महोत्सव में जानकी और जगन्नाथ जी का परिग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ फेरे हुए सैकड़ों श्रद्धालु इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने। भगवान की अद्भुत झांकी को निहारने व एक झलक पाने को श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ा।
कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन मंदिर से शाम करीब 7:30 बजे गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी गंगा बाग पहुंची। वहां पुष्प वर्षा की गई। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से मेला स्थल गूंज उठा। महंत प्रकाश दास ने पुष्प वर्षा कर भगवान की आगमनी की। बारातियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। खेड़ली कस्बे में चोर सूने मकान में धावा बोल अलमारी में रखे करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। मकान मालिक रुपेश खंडेलवाल अपने परिजनों के साथ किसी कार्यक्रम में खेड़ली से बाहर गए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। 11 तारीख को हम शायद प्रोग्राम में गए और वहाँ पर हम गए हुए थे, तो हमारे घर से सब ताला टूटा पाया है, हमारे घर का मेन अंदर का गेट का, और सामान चोरी हो गया। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में के अंदर हमारे पास सोने का हार था और चांदी, सोने का कंगन थे, 3 कंगन थे, 3 चूड़ी थी, 2 कंगन थे, और चुटकी थी, पाजेब थी, और नथ थी, और कानों के कुंडल थे, और कुल मिलाकर कितने रुपए की चोरी हुई हो सकती है? 15 से 20 लाख। खेड़ली पुलिस थाने में सीओ जोगेंद्र सिंह राजावत की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग हुई, जिसमें चक्का जाम, अतिक्रमण, असामाजिक तत्वों सहित सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर खेड़ली प्रभारी महावीर प्रसाद, चेयरमैन संजय गिसगड़िया, गोकुल खंडेलवाल, महेश मौर्य सहित काफी सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। खेड़ली मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जिंदल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 410 लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया व 24 लाख रुपए से अधिक वसूली प्रकरणों के समझौते हुए। लोक अदालत में करीब 1400 प्रकरण लंबित रखे गए। लोक अदालत में विवादित तथा विवाद से पहले मामले में राजीनामा व निस्तारण कराया गया। लोक अदालत में बार एसोसिएशन ने प्रकरण के निस्तारण में सहयोग किया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार आयोजित की जाती है। हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जैसा कि खेड़ली मुख्यालय पर आज इस न्यायालय द्वारा जो लंबित प्रकरण हैं 410 वो चिन्हित किए थे लोक अदालत के लिए, जिनमें से अब तक 135 में हमने राजीनामा के माध्यम से उनका सफल आयोजन किया है और उनका निस्तारित कर दिया गया है। और ऐसे मामले भी लोक अदालत में हमने रखे हैं जो न्यायालय में लंबित नहीं है, लेकिन उनमें विवाद होने से पहले ही उनको हमने चिन्हित किया। जैसे बैंक में जो धन वसूली के मामले हैं, चाहे वो बिजली विभाग के धन वसूली के मामले हैं, चाहे अन्य और किसी भी सरकारी संस्था विभाग के मामले हैं, वो सभी हमने चिन्हित किए हैं। और करीब 1400 प्रकरण हमने इस लोक अदालत में रखे हैं, जिनमें से अब तक करीब 24,38,200 रुपये के पंचाट पारित किए जा चुके हैं और 5:30 बजे तक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हमने जितनी भी जो पत्रावलियाँ, फाइलें आज लोक अदालत में रखी हैं, हमने सभी में नोटिस जारी किए हैं। कोई भी पक्षकार जो आज यहाँ आता है उसका लोक अदालत में निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ लोक अदालत का फ़ायदा ये है कि इसकी कोई अपील नहीं होती है। पक्षकारों के बीच में आपसी जो वैमनस्यता है उसका भी जो है हमेशा के लिए समापन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। कोई मतभेद हैं वो यहाँ दूर किए जाते हैं और सभी की सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेड़ली रेल के अटल सेवा केंद्र पर उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक के निर्देशन में आत्मा योजना अंतर्गत 1 दिवसीय खरीफ कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ।
बैठक में कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी उद्यान उपस्थित रहे। क्षेत्र से अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 100 महिला एवं पुरुष कृषकों ने भाग लिया। इस गोष्ठी में कृषकों को सरकारी अनुदान, कृषि उपकरणों तथा पशुधनों की बीमारी, उपचार, पुरस्कार संबंधित जानकारी दी गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में मानसून के समय में भी लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पावटा उपखंड क्षेत्र के पंडितपुरा ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या से त्रस्त ग्रामीण महिलाएं अपनी पीड़ा बताने के लिए जब ग्राम पंचायत कार्यालय पंडितपुरा पहुंची तो पंचायत भवन पर ताला जड़ा देखकर महिलाएं आक्रोशित हो गई और धरने पर बैठ गई। महिलाओं ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन किया। तेज धूप में महिलाएं पंचायत भवन के सामने कई घंटों तक बैठी रही। महिलाओं ने जलदाय विभाग एवं ग्राम पंचायत प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेयजल के लिए उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जल्द पेयजल समस्या का समाधान करे। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान सीपी जोशी ने बजट घोषणाओं की तारीफ करते हुए कहा कि 6 माह में 45% बजट घोषणाएं पूरी हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य व देश में जनता ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरा करना है। भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। 10 साल में देश की उम्मीदों पर पीएम मोदी खरा उतरे हैं। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने सीएनजी की दरों में कमी कर उपभोक्ताओं को ₹3.69 की राहत दी। आरएसजीएल के एमडी रणवीर सिंह ने बताया कि अब कोटा में राजस्थान स्टेट गैस द्वारा उपभोक्ताओं को ₹90.21 प्रति किलो की दर से सीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में सीएनजी पर वैट 14.5 से कम कर 10% करने की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में निर्णय करते हुए यह राहत दी गई। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन प्रकोष्ठ ने कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर एक्स पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को सत्वरूप संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस के समकक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच से भी उस हैंडल के बारे में जानकारी देने के लिए संपर्क किया गया है, जिससे कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की गई। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा व अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने के लिए और शक्तियां सौंपी। उपराज्यपाल भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से संबंधित मामलों के अलावा अधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति करने के संबंध में भी निर्णय ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लेने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी नियमों में संशोधन कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को ये शक्तियां दी। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेटो में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला। सबीरा ने फाइनल में 40 में से 29 निशाने लगाए और इटली की सोफिया गोरी से पीछे रही। सोफिया गोरी ने 39 हिट से रजत पदक जीता। अमेरिका की कैरी गैरिसन ने 40 निशाने साधकर स्वर्ण पदक जीता। सबीरा ने इससे पहले 113 के स्कोर के साथ 6 निशानेबाजों के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य क्षेत्रों में टमाटरों की बढ़ती कीमतों में आगामी दिनों में कमी लाने की उम्मीद है। दक्षिण राज्यों से आपूर्ति बढ़ने से टमाटर के भाव में नरमी आने की उम्मीद है। आपूर्ति में बाधा के कारण टमाटर और प्याज की बड़ी कीमतों के जल्द स्थिर होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। भीषण गर्मी और इसके बाद भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित हुई, जिससे खुदरा कीमतों में उछाल आया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में टमाटर की कीमत 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आपूर्ति में सुधार होने पर 1 से 2 सप्ताह के भीतर कीमतें सामान्य हो जाएंगी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने पुष्पकमल दहल प्रचंड के संसद में विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति के सामने 166 सांसदों के समर्थन का दावा किया। इनमें उनकी खुद की पार्टी UML के 78 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। 2008 में नेपाल की 239 साल पुरानी राजशाही के खात्मे के बाद से
देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। पिछले 15 सालों में 14 सरकारें बनी। केपी ओली के नेतृत्व में बनने वाली संभावित सरकार इस अवधि की 14वीं सरकार होगी। केपी शर्मा ओली 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब अगर नई सरकार का गठन होता है तो यह ओली का तीसरा टर्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। नाटो समिट के बीच पीएम मोदी के रूस दौरे और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात पर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नाटो समिट के बीच में पीएम मोदी के रूस दौरे और उनकी राष्ट्रपति पुतिन से गले मिलने की तस्वीरों को लेकर काफी नाराज है। अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि पीएम मोदी का रूस दौरा अमेरिका के लिए मुश्किल और असहज था। उनके रूस दौरे की टाइमिंग ने अमेरिका को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में 9 से 11 जुलाई तक नाटो समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट में यूक्रेन पर रूस का हमला चर्चा का केंद्र था। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।